और राज्य में कल से होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात भारत ने हासिल किया है। तो 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्यातकों और निर्यातकों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि भारत ने निर्धारित 400 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को पहली बार हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की गई थी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर स्मार्टफोन के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक एनसी एक्टिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था, जिसका असर साफ दिखना शुरू हो गया है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मोदी की योजना का असर अब देश में दिखने लगा है। मोबाइल और ऑटो सेक्टर में पीएलआई स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। पीएलआई योजना का मुख्य लक्ष्य देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी बनाना और नए रोजगार उत्पन्न करना है। इसके साथ उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान मोबाइल कंपनी एप्पल ने करीब 75 से 80% घरेलू मांग को पूरा कर 10,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, खासतौर से मोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट 10,000 करोड़ का सिर्फ एप्पल फोन के क्षेत्र में हमने किया है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, आप जानते ही हैं कि एप्पल एक बहुत ही एक ग्लोबल वर्ल्ड फेमस ब्रांड है और उनका जो प्रोडक्ट है आईफोन, दुनिया के कंज्यूमर्स वेस्टर्न नेशंस में उनको कंज्यूम करते हैं और एक बड़ा हाई एंड स्मार्टफोन है। और एक ही साल में 10,000 करोड़ का निर्यात भारत से करना ये दिखाता है कि भारत एक ग्लोबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में जो ट्रेडिशनल वैल्यू चेन्स होते थे उसमें एक उभरते हुए एक हब बन रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले एक पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था और एक आत्मनिर्भर भारत का एक विजन दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऑटो सेक्टर में भी चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में भारत के पैसेंजर व्हीकल्स का एक्सपोर्ट 46% बढ़ा है। इस दौरान 1.68 लाख गाड़ियों के निर्यात के साथ मारुति सुजुकी इंडिया पहले नंबर पर रही। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने, आयात बोझ में कमी और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजना में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां मांग में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसमें सोलर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि शामिल हैं और जो देश की विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दीर्घा में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को भी संबोधित करेंगे।
संसद के बजट सत्र के दौरान शहीद दिवस पर स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज कार्रवाई शुरू होते ही हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने सूचना के तहत राज्य में रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई बार विधानसभा में भी मामला उठाया गया है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों से मिलकर जुलूस निकालने देने का आदेश देने का आग्रह किया गया। इसके बाद भी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सच है कि मनीष जायसवाल ने उनसे मिलकर आवेदन दिया है। सरकार सभी धर्मों की भावना का ख्याल रखेगी और इस मुद्दे पर भी सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। जब मंत्री जवाब दे रहे थे उस समय मंत्री के जवाब से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इधर भाजपा विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार को लेकर सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए। माननीय सदस्यों को खुद के प्रति यह आचरण के बारे में लगातार हमको आत्म समीक्षा करनी है, लेकिन जिस ओर राज्य जा रहा है लगातार, यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और शासन शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इस प्रकार के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था रचना के बारे में उनका व्यवहार क्या होगा, किस प्रकार से राजतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना है, चाहे वो पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक या सांसद हो, तो इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को दिशा निर्देशन स्पष्ट देना चाहिए। उधर आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने 1932 को आधार बनाकर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना दिया। चलिए आए एकदम बैठ लो 1 to 1। हाँ कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने चीरूडीह गोलीकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके परिजनों को इस मामले में फंसाया जा रहा है। लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ 4 किसानों को गोली से मार दिया गया था। दोषियों को अनुसंधान के क्रम में उसको क्लीन चिट दे दिया गया था और जो जनता की आवाज़ बन रहे थे उसके परिवार को पूरा चिन्हित करके और उनको मैनिपुलेट करके और उनको केस करके जेल भेजा गया, राज्य बदल किया गया। ये सब आप लोग जानते हैं। मैं इसमें एग्जिस्टिंग जज की अध्यक्षता में इसका जांच का मांग करती हूँ और मैं यही जानती हूँ कि जनता का आवाज़ जो उठा रहे थे, जो तत्कालीन उस समय जो अधिकारी थे, वो अपने आप को बचाने का काम कर रहे थे और उस क्रम में कंपनी को सहयोग करने के लिए मेरी जो माँ है, जो पूर्व विधायक बड़का गांव की निर्मला देवी, मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु, मेरा भाई अंकित राज, सबको लपेट के आप सोचिए कि 1000 लोगों की भीड़ दिखाई जाती है, 1000 से ज़्यादा, और एक ही परिवार के लोग को इसमें अभियुक्त बना के और इसमें फंसाने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल देर शाम यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी दल के विधायकों और मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज पर भी चर्चा की। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नई दिल्ली स्थित एम्स से वापस रांची लाए जाने की खबर है। गौरतलब है कि श्री प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए कल ही एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया था। इधर राजद के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अगर चिकित्सक ही फैसला लेते हैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह सही है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत अच्छी नहीं है।
किया गया है। देखिए अभी तो मेरे को सूचना नहीं है, ये तो मेडिकल टीम के मामला है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और कल गए थे और आज उनको सूचना नहीं कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जानकारी होगी तो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और क्रिएटिनिन 4.5 लगभग बताया जा रहा है और उसके बाद वहाँ के डॉक्टर अगर फिट बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि एम्स पर केंद्र का कोई दबाव है, इस वजह से राजनीति के तहत उन्हें वापस? देखिए जब तक कोई जानकारी नहीं है तब बीच में बोलना उचित नहीं है, तो जानकारी प्राप्त करने के बाद हम बताएंगे। आपकी क्या जानकारी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो उनका तो बहुत खराब है, क्योंकि उनका काम कर नहीं रहा है, तबीयत उम्र भी हो गया उनका, तबीयत बहुत खराब है उनका। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स के चिकित्सकों ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया था और यदि दिल्ली एम्स के चिकित्सक उनके स्वास्थ्य को ठीक मान रहे हैं तो अच्छी बात है, यह एक सामान्य बात है। झरिया मास्टर प्लान को लेकर पीएमओ की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में तैयार किए गए ड्राफ्ट को लेकर सदस्यों के आए सुझाव पर भी चर्चा होगी। इसके बाद स्थापितों के पूर्वाभास रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोयला सचिव डॉक्टर अनिल जैन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एनडीएमए कृष्णा एस वास्ता, झारखंड के मुख्य सचिव अवर सचिव हुकुम सिंह मीणा, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, ITI ISM के प्रोफेसर RM भट्टाचार्य, CMPDI के पूर्व CMD शेखर शरण और BCCL के CMD सिमरन दत्ता शामिल होंगे। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों की लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1778 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2542 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। देश में फिलहाल कोविड के 23,027 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 41 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में कोविड के 94 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181,89,15,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 उम्र के बच्चे उत्साह से कोरोना का टीका ले रहे हैं। गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उत्साह से कोरोना का टीका ले रहे हैं। वह समय दूर चला गया जब लोग कोरोना का टीका लेने से डरते थे। अब तो बच्चे भी उत्साह से टीका ले रहे हैं। गढ़वा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेनिया प्रखंड के अपग्रेडेड उच्च विद्यालय में 12 से 14 वर्ष के ग्रामीण छात्र और छात्राएं उत्साह से कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। सब वैक्सीन ले लिए हैं, हम सब वैक्सीन ले लिए हैं, आप सभी भी ले लीजिए, आप सभी भी ले लीजिए और कोरोना को भगाना है, और कोरोना को भगाना है। स्कूली बच्चे उत्साह से कोरोना का टीका तो ले ही रहे हैं, साथ ही औरों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि कोरोना का टीका लेकर अपने समाज, क्षेत्र और देश को कोरोना मुक्त बनाएं। सरकार के द्वारा NN दीदी को भेजे हैं कोविड में, कोरोना को भगाएंगे, इसीलिए हम लोग सब लगाएंगे कोरोना में। स्कूल में कोरोना का टीका देने आई ANM बताती हैं कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों में टीका को लेकर काफी उत्साह और जागरूकता देखी जा रही है। प्रोग्राम अभी 21/3/2022 से लेकर 31/3/2022 तक है। इसमें मुझे UPG +2 हाई स्कूल चिनिया में भेजा गया है। 12 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में कोरोना के प्रति सजगता और टीका लेने में उत्साह औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ICMR की मोबाइल BSL-03 लैब का निरीक्षण किया। यह देश की पहली स्वदेशी मोबाइल लैब है।
राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,000 और इंटर में 2,81,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 1,256 और इंटर की परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हाईकोर्ट ने राज्य आवास बोर्ड के सचिव जॉर्ज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। अदालत ने जॉर्ज कुमार, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों की संपत्ति की जांच करने का भी निर्देश कैबिनेट निगरानी विभाग को दिया है। हाईकोर्ट ने वैसे कार्यपालक अभियंताओं की संपत्ति की जांच करने का भी निर्देश दिया है जो 15 नवंबर 2000 से वर्ष 2008 तक पदस्थापित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू किए गए किसान कॉल सेंटर से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। राज्य के किसान खेतीबाड़ी और योजनाओं से संबंधित अपने सवाल का जवाब और समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजा मेदिनी नाई स्मृति न्यास के सदस्यों से मुलाकात की। न्यास के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा मेदिनी नगर के दुबिया खाड़ में 1991 से आयोजित हो रहे आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। न्यास के सदस्यों ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने बुढ़मू प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ठाकुर गांव में जल जीवन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 15वें वित्त आयोग की योजनाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बोंडोवार जंगल में भालुओं के हमले से 2 लड़के घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों लड़के बकरी चराने जंगल जा रहे थे। इन दोनों बच्चों का इलाज किस्को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षकों को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा के 50 युवक युवतियों को नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में भुवनेश्वर के लिए रवाना किया गया। सीआरपीएफ 158 बटालियन मुख्यालय से इन्हें रवाना किया गया। युवाओं के बीच जागरूकता के मकसद से यह कार्य किया जा रहा है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान आम लोगों ने अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया, जिन्हें उपायुक्त ने जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। राजभवन उद्यान इन दिनों आम लोगों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए खुला हुआ है। दूसरे दिन 3500 से अधिक लोगों ने उद्यान का दीदार किया। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर यह उद्यान 21 मार्च से 27 मार्च तक आम लोगों के दर्शन और भ्रमण के लिए खोला गया है। रांची में जेसीआई द्वारा रांची चैंपियंस लीग का आयोजन 23 से 27 मार्च तक किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट दूधिया रोशनी में खेला जाएगा, जिसमें कुल 24 लीग मैच होंगे। रांची की 16 संस्थाएं आपस में यह टूर्नामेंट खेलेंगी। आजादी के सफर की विशेष कड़ी में आज स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान को याद करेंगे। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया।
इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। एम्स देवघर देश का पहला कैशलेस हेल्थ सुविधा मुहैया कराने वाला पब्लिक सेक्टर अस्पताल बनने जा रहा है। इसे लेकर एम्स की ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार म्यांमार में कम दबाव से क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में आसमान में बादल छाए हैं। अगले 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 25 मार्च से राज्य में आसमान साफ होगा और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। हमेशा से बांस और उससे बने सामान हमारी परंपरा और दैनिक जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। आज झारखंड की बांस की कला देश और दुनिया में अपने जादू बिखेर रहा है। लियों पर अपने हाथों के हुनर का जादू बिखेर रहे ये लोग किसी सुदूरवर्ती गांव के नहीं हैं, बल्कि राजधानी रांची के रिहायशी इलाके बरियातू के एक मोहल्ले के हैं। इनके हाथों की कला की खुशबू तो अब विदेशों तक फैलने लगी है। कभी डाला टोकरी और सूप जैसी घरेलू जरूरत की चीजें बनाने वाले ये हाथ अब बांसों से सुंदर कलाकृतियां बनाने लगे हैं, जिसकी देश और देश के बाहर भी जबरदस्त मांग है। पहले जो बनता था, टोकरी बनता था, सूप बनता था, तो वो तो मतलब सीजन के हिसाब से ही चलता था, अन सीजन में तो चलता नहीं था।
और उसका रेट भी कम था। इसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, इसके बाद हम लोग सीखे, इसके बाद इस काम कर रहे हैं। इनके हाथों बने बांस के सामानों की जब देश और दुनिया में कद्र होती है तो इन्हें अपनी कला पर काफी फक्र होता है। यही नहीं, ये इनकी आय का एक बेहतरीन जरिया भी साबित हुआ है। कुछ दिन लगा सीखने में, उसके बाद सीखते सीखते सीख भी गए और अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, एक हाथ का कला होना चाहिए और उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि सीख गए हैं। एक दूसरे जो खरीद रहा है वो भी बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी अंदर से अच्छा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग एक हुनर सीखे हैं। इससे जुड़ी महिलाओं को इस काम में मजा आने लगा है। घर का चौका बर्तन से फुर्सत मिलते ही ये इसमें जुट जाती हैं। ये सब देख के तो मेरा भी इच्छा हुआ कि हम भी सीखें। मेरे पास भी खाली टाइम रहता था हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद, तो उस टाइम में हम आके कुछ दिन सीखें। उसके बाद अब करते भी हैं, जो भी टाइम मिलता है आके वहाँ पे करते हैं। भारतीय सामाजिक परंपराओं में बांस की एक खास जगह है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले संस्कारों में बांस की उपयोगिता है। अब यही बांस इनके मान, सम्मान और वजूद की पहचान बन रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने निर्यात में हासिल किया ऐतिहासिक लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, $400 अरब का वस्तु निर्यात लक्ष्य भारत ने किया हासिल। विधानसभा का बजट सत्र जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ दलों के मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। सरकार के कामकाज पर की चर्चा। झरिया मास्टर प्लान को लेकर नई दिल्ली में पीएमओ की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक। आज ड्राफ्ट को लेकर सदस्यों के आए सुझाव पर होगी चर्चा। और राज्य में कल से होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी।